नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से अपनी इस क्लास में भूगोल विषय से पाठ 3 का भाग 3 आपके सामने कराने जा रहा हूं। देखिए, इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये अभ्यास के अलावा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ पे हम 1 बाय 1 करके आपको समझाएंगे कि जैसे कि पहला प्रश्न आपको दिया है, वर्षा जल संग्रहण क्या है। देखिए, वर्षा जल संग्रहण मैंने आपको बताया था कि वर्षा के जल को एकत्रित करना यानी इकट्ठा करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। लेकिन कैसे कि वर्षा के जल को विभिन्न तरीकों से भूमि के नीचे संग्रह मतलब या संग्रहित या एकत्रित करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। इसमें घरों की छतों से वर्षा के जल को व्यर्थ बहने से रोककर उसे उसे किसी पाइप के माध्यम से किसी टैंक में या कुएं में या जमीन के नीचे पहुंचाया जाता है, उसे वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। देखिए, वर्षा के जल को विभिन्न तरीकों का उपयोग करके हम भूमि के अंदर, कुओं के अंदर या उसको इकट्ठा करते हैं तो हम उसे वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध के विषय में बताइए कि सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर है और गुजरात में है। कैसे? सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। किस पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर। यह भारत की एक बहुत ही बड़ी जल परियोजना है जिसमें 4 राज्य है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सम्मिलित है। देखिए, इस सरदार सरोवर बांध परियोजना से हमें 4 राज्यों में लाभ प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 3, अब आपको पता भी होना चाहिए कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं। देखिए, वर्तमान समय में बांध सिर्फ सिंचाई के लिए ही नहीं बनाए जाते थे, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन के लिए, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए, जल आपूर्ति के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए, मनोरंजन के लिए और आंतरिक नौचालन के लिए और मछली पालन करने के लिए भी बांध का उपयोग किया जाता था। और एक ही परियोजना से बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करना क्या कहलाता है? बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है, यानी कि बहुउद्देशीय कहलाता है। देखिए, बांध के द्वारा जैसे कि हमने बताया कि बांध से केवल सिंचाई ही नहीं बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में, घरेलू और विद्युत उत्पादन में, नौचालन में, मछली पालन में भी इनका उपयोग किया जाता था। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, जल की दुर्लभता किसका परिणाम हो सकती है? देखिए, मैंने बताया था कि जल दुर्लभता होता क्या है कि जब अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए भी जल उपलब्ध नहीं हो पाता, जैसे खाना बनाने के लिए भी जल उपलब्ध ना हो या पीने के लिए नहीं हो या कपड़े धोने नहाने के लिए भी जल उपलब्ध नहीं हो, तो जब हम कह देते कि जल दुर्लभता है। और इसके जल दुर्लभता के परिणाम क्या है? पहला देखिए, अत्यधिक और बढ़ती हुई जनसंख्या। देखिए, इसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग, क्योंकि जिस तरह जनसंख्या बढ़ती है उस तरह जल की मांग भी बढ़ती चली जाती है। और असमान वितरण, क्योंकि जल का असमान वितरण किया जाएगा तो जल की कमी यानी कि भूमि के स्तर का नीचे की तरफ गिर जाना इसी का परिणाम है। अब प्रश्न नंबर 5 पे देखिए, भूमिगत जल के अत्यधिक उपयोग के क्या दुष्परिणाम है कि भूमिगत जल जो है उसका यदि हम अत्यधिक उपयोग करेंगे तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। पहला है, इससे जल स्तर गिर सकता है। इससे क्या है? इससे जल स्तर गिर सकता है। इससे जल की आपूर्ति कम हो सकती है। इससे जल की आपूर्ति कम हो सकती है
और जल के उपलब्ध ना हो पाने से खाद्य उत्पादन में कमी हो सकती है। तो समझ में आया कि जल स्तर गिर सकता है, जल की आपूर्ति कम हो सकती है और जल के उपलब्ध ना हो पाने से खाद्य उत्पादन में भी कमी हो सकती है। हालांकि भले ही जल नवीकरण योग्य हो, लेकिन जल बहुत ही ध्यान से हमें इसका उपयोग करना चाहिए। ध्यान पूर्वक कह लो या ध्यान से इसका उपयोग करना चाहिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं कि औद्योगिकरण के कारण जल की समस्या में बढ़ोतरी कैसे हुई है। कि औद्योगिकरण बढ़ रहा है, उससे जल की समस्या में भी कैसे बढ़ोतरी हो रही है। देखिए, उद्योगों के लिए बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। किसमें? बड़ी मात्रा में। इसके अतिरिक्त उद्योगों को चलाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो मुख्यतः जल विद्युत से ही प्राप्त होती है। देखिए, उद्योगों को चलाने के लिए जल की वैसे भी जरूरत होती है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं वो भी हमें जल विद्युत से ही प्राप्त होती है। इसके कारण अलवणीय जल का जो है दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि जो जल ऊर्जा उत्पादन में उपयोग कर लिया जाता है या जो जल उद्योगों में बड़ी मात्रा में उपयोग कर लिया जाता है, उसके अंदर लवणीय स्थिति अत्यधिक आ जाती है, जिससे कि जो अलवणीय जल है उसके स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अलवणीय जल का मतलब है जो पीने योग्य जल है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, बांध किसे कहते हैं। देखिए, बहते हुए जल के मार्ग का एक अवरोध जो बहते हुए जल को रोकता है और उसे एक निश्चित दिशा प्रदान कर देता है, बांध कहलाता है। क्यों निश्चित दिशा प्रदान करता है? क्योंकि एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। मान लो हमें सिंचाई करनी है तो हम बांध बनाकर, नहरें निकालकर हम सिंचाई कर सकते हैं। इसके पीछे झील भी बनाया जा सकता है और जलाशय भी बनाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 8 देखिए कि प्राचीन भारत में जल संरक्षण के लिए बनी 2 संरचनाओं का वर्णन करना है। देखिए, प्राचीन काल में इलाहाबाद के समीप स्थित श्रृंगेश्वरपुरम में पहली शताब्दी ईसा पूर्व में एक जल संरक्षण प्रणाली स्थापित हो गई और इसमें गंगा के पानी को इकट्ठा किया जाता था। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अनेक बांध और झीलें बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? अनेक बांध और झीलें बनाई गई थी। तो ध्यान देने वाली बात है कि प्राचीन समय में एक श्रृंगेश्वरपुरम में और दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की कि बांधों को उनकी संरचना तथा प्रयोग में की गई सामग्री के आधार पर कौन से वर्गों में विभक्त किया गया है। देखिए, संरचना और प्रयोग की सामग्री के आधार पर बांधों को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला लकड़ी के बांध और दूसरा होता है तटबंध बांध, यानी कि पक्का बांध। आपको ध्यान रखना है, एक लकड़ी के बांध और दूसरे पक्के बांध। प्रश्न नंबर 10, ऊंचाई के अनुसार बांधों का वर्गीकरण। देखिए, ऊंचाई के आधार पर एक बड़े बांध होते हैं और जिन्हें हम मुख्य बांध भी कहते हैं, और एक नीचे बांध होते हैं, और उच्च बांधों में भी इसे वर्गीकृत किया गया है। देखिए, बड़े बांध, मुख्य बांध जिनको हम नीचे बांध बोलते हैं, उच्च बांध, इन सभी बांधों के अंतर्गत इनको वर्गीकृत किया गया है कि कितनी ऊंचाई पर कौन सा बांध है, उस हिसाब से उसको बताया गया है। प्रश्न नंबर 11 में देखिए कि जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को क्यों आधुनिक भारत के मंदिर कहते थे। देखिए, उनका मानना था कि जो बांध है वो बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आती है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कृषि के विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को शहरी अर्थव्यवस्था के विकास और औद्योगिकरण के साथ साथ जोड़ेगी। उनका मानना यह था कि जो हमारी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो ग्रामीण विकास को शहरी विकास के साथ जोड़ेगी, इसलिए उन्हें आधुनिक भारत के मंदिर वो कहकर पुकारते थे। प्रश्न नंबर 12 में देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन
एक था बीज बचाओ आंदोलन, और यहां पे हम बात कर रहे हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन की। यह एक गैर सरकारी संगठन है। क्या है ये? देखिए उत्तर यहां से स्टार्ट है, ध्यान दीजिए भाई। यह एक गैर सरकारी संगठन है और इस आंदोलन ने जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानव अधिकार लेकर चिंतित है। क्यों? जो इस बांध में डूब जाएंगे। क्या? नर्मदा बचाओ आंदोलन में गैर सरकारी संगठन था ये, और यहां के लोगों का मानना यह था कि बांध कभी भी टूटकर क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, जिससे कि लोग भी डूब जाएंगे। और उनके जो मानव अधिकार यानी कि मानव के बारे में जो सोचते हैं, पर्यावरणविद जो प्रकृति के बारे में सोचते हैं, किसान और जनजातीय लोग ये सोच रहे थे कि बांध हमारे जो बनाए जा रहे हैं वे शायद इस तरह ना हो कि इतने तेज बहाव वाले क्षेत्र को या पानी को रोक करके कैसे हम इनको रोक पाएंगे। तो उनको लग रहा था कि भाई ये असंभव है, लेकिन उस असंभव को आज की तकनीक ने संभव बना दिया। उनका जो मानना था वो गलत था कि इस तरह कि वो पर्यावरण को, हालांकि आर्थिक समस्याएं भी पैदा करता है बांध, सामाजिक समस्याएं भी पैदा करता है और राजनीतिक समस्याएं भी पैदा करता है। देखिए, कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी सरदार सरोवर बांध के विरोध में आंदोलन जानकारी उन वृक्षों को एकजुट किया। देखिए, यह कहना चाह रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था वो एक गैर सरकारी संगठन था और इस आंदोलन में जनजातीय लोग, किसान, पर्यावरणविद, मानव अधिकार, ये सभी इन चीजों को लेकर चिंतित थे। वे ये कह रहे थे कि इसमें जो वृक्ष है, जैसे पर्यावरणविद जो थे वे कह रहे थे आवासीय जीवन जो है जानवरों का या वृक्ष है वे यहां से काटे जाएंगे। किसान ये कह रहे थे कि वहां की जो आर्थिक स्थिति, जो किसान अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जिस जमीन पर खेती करता वो खेती भी वहां से ले ली जाएगी। तो इस तरह उनको बहुत सारी समस्याएं थी। और जो कार्यकर्ता थे वे भी ये कह रहे थे कि भाई इस तरह तो इस में क्या होगा कि अधिक नुकसान होगा, लेकिन ये गलत साबित हुआ। प्रश्न नंबर 13 में देखिए, बड़े बांधों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, इसके कारण बहुत सी वनस्पति जलमग्न हो गई है और अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में मिट्टी में लवणता बढ़ी है। प्रश्न नंबर 14 में देखिए, कृष्णा गोदावरी जल विवाद क्या है? देखिए, कृष्णा गोदावरी विवाद का आरंभ महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना नदी पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा में परिवर्तन करने पर कर्नाटका और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताई जाने से हुआ। देखिए, जो कृष्णा गोदावरी जल विवाद हुआ वो किस वजह से हुआ? वो महाराष्ट्र सरकार ने जो कृष्णा और गोदावरी नदी पर बांध बनाया है, उस पर जो कोयना नदी पे बनाया है, उसमें जो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की सरकार है उन्होंने आपत्ति इसलिए जताई क्योंकि वहां की जो ये कोयना नदी थी वहां का पानी इन राज्यों में भी जाता था। तो वहां की सरकार ने आपत्ति जताई, इससे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले भागों में जल प्रवाह कम हो जाएगा, इससे कृषि और उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यह ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, बहुउद्देशीय योजनाओं के कुछ प्राकृतिक दुष्प्रभाव लिखने हैं। देखिए, बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना, अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना के प्राकृतिक दुष्प्रभाव भी है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की कि प्राचीन काल में जैसलमेर यानी कि राजस्थान में पड़ता है एक जिला, सिंचाई के लिए वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता था? मैंने आपको बताया था कि प्राचीन काल में खेतों को वर्षा जल के भंडार के रूप में बदल दिया जाता था, यानी कि खादिन गड्ढे खोद दिए जाते थे, जोड़ बना दिए जाते थे। इसके लिए वहां बनाए जाने वाले
खड्डों को खादीन कहा जाता था। प्रश्न 17 पे आइए। प्राचीन काल में संरक्षित जल के लिए बनाए गए टांका के उपयोग का वर्णन करना। देखिए टांका भूमिगत टैंक को बोलते थे। टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक इकट्ठा कर लिया जाता था। यह जल की कमी वाले क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में जल उपलब्ध करवाने वाला एक प्रमुख स्रोत बन गया था। वर्षा जल या पालर जल जल का शुद्धतम रूप माना जाता था और कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते थे, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता था, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती थी। इसके बाद बात करते हैं हम जल संभरण विकास क्या। देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जल संभरण विकास क्या है। वनारोपण, जल संग्रहण, मिट्टी नमी का संरक्षण, चरगाह विकास, बागवानी, ये सारे कार्यक्रम सामूहिक रूप से जल संभरण विकास कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखिए। वर्षा जल संग्रहण के दो उद्देश्य है। देखिए पीने के लिए जल की बढ़ती मांग को पूरा इसी से किया जा सकता है। जल प्रवाह को कम करना तथा एकत्रित जल से आवश्यकता के समय सिंचाई करना तो वर्षा जल संग्रहण के मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद प्रश्न नंबर 20। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या है। देखिए मेघालय में नदियां और झरनों के जल को बांस द्वारा बनाए गए पाइपों द्वारा इकट्ठा करने की 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है और उससे सैकड़ों मीटर की दूरी पर ले जाया जाता है और अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक इकट्ठा करके पौधे पर छोड़ दिया जाता है, जिससे कि जो खेती वाले क्षेत्र है उनमें सिंचाई आसानी से हो जाए। प्रश्न नंबर 21 जो कि आपने 9th में भी पढ़ा है कि हिमालय की नदियां सदानीरा क्यों हैं जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां मौसमी हैं। देखिए हिमालय की नदियों के उद्गम स्थान या तो हिम नदियां है या झीलें है, इसलिए ये सदानीरा है। जैसे गंगा नदी गंगोत्री हिम नदी से निकलती है जबकि सतलुज मानसरोवर झील से निकलती है, इसलिए हम इसे कहते हैं सदानीरा। साल में हमेशा बहती रहती है, 12 मासी। प्रायद्वीपीय नदियों की बात करते हैं। ये नदियां बरसाती नदियां होती हैं क्योंकि ये वर्षा ऋतु पर ही निर्भर है। इसमें वर्षा ऋतु में अधिक जल की आवश्यकता होती है, इसलिए हिमालय की नदियों को सदानीरा और प्रायद्वीपीय पठार की नदियां मौसमी नदियां कहलाती है। आज की क्लास में हम इतना ही कराएंगे। जो अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है वे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करे, शेयर करे।